नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेस टू परीक्षा में। आज का सेशन होने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर जो पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ में रहे हैं, उसके स्टैटिक से लेके जो करेंट में क्या क्या चेंजेज आए हैं उसके रेफरेंस में है। तो जैसे कि आज हम देखेंगे, इस सेशन में बात करेंगे 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में, नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट और नीति आयोग जो का क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन के ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। गवर्नर के बारे में भी इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, पीएलआई का जो सेकंड वर्जन है उसको भी देखेंगे। मुद्रा योजना का देखेंगे, इसमें कुछ चेंजेज आए हैं तो उस चेंजेस को भी इसमें कंसिडर करेंगे। अभी रिसेंट में बिहार के इलेक्शन हुए थे 2025 में, उससे रिलेटेड क्या है कि कौन पार्टी कितना सीट आया है, क्योंकि ये सब चीज़ें कब इलेक्शन हुआ है, कितने सीट होते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के और कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि ये वीडियो जो है जितना भी करेंट से रिलेटेड हो, और ये जो है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट और कैबिनेट मिशन, ये आपका हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी एसएससी या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ये आपको कहीं ना कहीं जो है आपको हेल्प करेगा। तो आप इस सेशन से को पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला क्या है? 16th फाइनेंस कमीशन। पहले हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखते हैं कि ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, संवैधानिक संवैधानिक बॉडी है एक, ठीक है। अगर ये संवैधानिक बॉडी है तो हमारे कहीं ना कहीं ये संविधान में मेंशन होंगे। तो ये हमारे संविधान में अगर देखें तो पार्ट, कौन से पार्ट में मेंशन है? तो पार्ट जो है आपका 16th में यह मेंशन है। पार्ट 16th की बात करें तो कौन से आर्टिकल है? तो आर्टिकल हो गया आपका अनुच्छेद 280। तो इसमें जो है 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। अब जो है 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो हर 5 साल में जो है मतलब इस्टेब्लिश किया जाती है, इसको स्थापित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो इसको देखेंगे कि अगर 16th फाइनेंस कमीशन है तो ये अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन, इसका पीरियड क्या है, ये किस पीरियड के लिए ये इसकी नियुक्ति की गई है? तो ये जो पीरियड है ये 2026 से लेकर 2031 का जो पीरियड है उसके लिए होता है। 5 ईयर्स के लिए इनका टेन्योर होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनके जो चेयरमैन हैं अभी एट प्रेजेंट, अगर हम देखें कि इसमें मेंबर कितने होते हैं, तो मेंबर की अगर बात करें तो एक चेयरमैन होते हैं अब प्लस 4 जो है मेंबर होते हैं। क्या है, नाम इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल, नाम जो है अब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चेयरमैन का अगर हम बात करें तो चेयरमैन है अरविंद पनागड़िया। अरविंद पनागड़िया। हम इसी में देखते हैं कि अगर चेयरमैन अरविंद पनागड़िया, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो है तो अपॉइंटेड बाय, इनकी जो नियुक्ति है वो किनके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट द्वारा जो है इनकी नियुक्ति किया जाता है। आगे देखें कि 4 मेंबर है, ये 4 मेंबर के बारे में देखते हैं कि 4 मेंबर कौन कौन है। तो एक है अजय नारायण झा, अजय उसके बाद है एनी मैथ्यू, ठीक है।
फिर है आपका मनोज पांडा, और उसके बाद है आपका सौम्या कांति घोष। सौम्या ये नाम जो है आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो है इनके मेंबर है, 4 मेंबर है। ये इनके कंपोजिशन है, एक चेयरमैन और 4 मेंबर। अब इनका काम क्या है कि फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति जो होती है तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्यों नियुक्त किया जाता है। इनका ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो ये जो है फाइनेंशियल रिसोर्स का जो है उस शेयर मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में कितना परसेंटेज रहेगा, शेयर कैसा रहेगा, उसके बारे में ये डिसाइड करते हैं। तो ये जो है रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड मतलब सलाह देते हैं क्या, रिकमेंड द शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज किसके बीच में, तो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो है यह फाइनेंशियल रिसोर्स के जो है शेयरिंग बताते हैं। अब ये क्या शेयरिंग मतलब किस तरह से होता है, जैसे कि देखिए, जैसे कि 100 रुपया इनकम हुआ, जो है टोटल इंडिया में 100 रुपया का इनकम हुआ, सरकार के पास केंद्र सरकार के पास 100 रुपये, तो उसमें जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो है सभी राज्यों के बीच में किस तरह से वितरण करेंगे, उसका जो रिकमेंडेशन है वो फाइनेंस कमीशन ही देते हैं। क्या रिकमेंडेशन बाइंडिंग है, तो ये रिकमेंडेशन जो है नॉट बाइंडिंग है, ठीक है, ये बाइंडिंग नहीं है। क्या ये इनका काम केवल है रिकमेंड करना। अब उसके बाद जो है डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि वो इस पर चेंजिंग करते हैं या फिर एज इट इज़ जो है एक्सेप्ट करते हैं ये रिकमेंडेशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे अभी के करेंट अगर बात करें जो 2026 से 2031 के पीरियड के बीच की बात की गई है, तो इसमें जो रिकमेंडेशन किया गया है, जो रिकमेंडेशन है किसका, 16th फाइनेंस कमीशन का, वो कितना है, वो है आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर के बराबर है 41%। 15th फाइनेंस कमीशन में कितना था, ये भी था 41%। इसके जो चेयरमैन कौन थे, तो 15th फाइनेंस कमीशन के तो NK सिंह जो है चेयरमैन थे, ठीक है। इससे पहले जो है अगर हम 14th की बात करें तो उसमें ना 42% था। अगर हम 14th की बात करें 42% है। 42% से 41% इसलिए किया गया कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड था वो वापस ले लिया गया, और वो जब यूनियन टेरिटरी हुआ तो सेंटर की ही जिम्मेदारी हो गई, तो इसलिए जो है 42 से 41% कर दिया गया था, ठीक है। ये हो गया आपका रिकमेंडेशन। अब जो ये रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन ने किया है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन। वर्टिकल डेवोल्यूशन कितना है, 41%। वर्टिकल डेवोल्यूशन क्या कहते हैं, शेयर किसके बीच में होगा, शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और सेंटर के बीच में जो शेयर होगा उसको वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं। ये 41% है, मतलब 100 रुपया में 41 रुपया जो है सरकार को स्टेट को देना पड़ेगा। अब है कि स्टेट तो एक है नहीं कि 41 के 41 किसी एक स्टेट को दे दिए, मान लेते उसमें से बिहार को कितना मिलेगा, यूपी को कितना मिलेगा, तो ये सब का बारे में कैसे पता चलेगा 41% का, उसका भी तो कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जो क्राइटेरिया जब होता है शेयर, जब होता है शेयर एमोंग स्टेट्स, अगर हम राज्य के बीच की बात करते हैं शेयर का, तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम बात करते हैं कि जब स्टेट के बीच में होता है, शेयर से बेटर है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एमोंग स्टेट, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन एमोंग स्टेट होता है इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन।
ठीक है। अब स्टेट के बीच में जो 41% है उसका भी अब क्राइटेरिया बताया जाएगा कि किस स्टेट को कितना मिलेगा। तो इसका एक क्राइटेरिया है, इसका कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि आपका देखा जाएगा इनकम डिस्टेंस, ठीक है, आपका देखा जाएगा इनकम डिस्टेंस, ठीक है। इसमें रिकमेंड किया गया है कितना, तो 42.5%। हम जो है 15th फाइनेंस कमीशन से जो है इसको कंपेयर करके बता देते हैं एक ही बार में। देखिए ये क्वेश्चन बनने के जो चांसेस है काफ़ी ज़्यादा है। ये आपका 16th फाइनेंस कमीशन का है, 16th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है, और यह जो है 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन। यह भी जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है ये भी फाइनेंस कमीशन ही रिकमेंड करता है। तो इनकम डिस्टेंस की बात करें तो 42.5% था। अगर हम पहले बात करें तो यह 45% था, ठीक है। तो इसमें जो है 2.5% की कमी आई है। अगर हम दूसरा क्राइटेरिया की बात करें तो ये है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का ग्राउंड क्या होगा, तो सेंसस 2011। इसमें अगर बात करें तो इसमें हो गया आपका 17.5%, पहले था यह 15%, इसमें जो है 2.5% की बढ़ोतरी कर दी गई। उसके बाद है आपका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। उसके बाद है आपका एरिया, एक बार नाम लिख लेते फिर आपको, फिर है आपका एरिया के बाद हो गया फॉरेस्ट, फिर है आपका टैक्स, जो एफर्ट है टैक्स एफर्ट, उसके बाद जो है आपका 7th में है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब देखिए कि कुछ जो क्राइटेरिया है इसमें इस बार जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो ऐड हुआ था। उसका कारण क्या था, उसका कारण इसलिए था कि जैसे कि ये कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी का कारण इसलिए था कि जो साउथ इंडियन स्टेट है उनका था कि जो उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा है और फिर भी उनको जो पैसा मिल रहा है वो नॉर्थ जो स्टेट है उसके कंपैरिजन में जो है कम मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बेस पे जो है नया एक क्राइटेरिया ऐड किया गया, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी को भी 10% का जो है इसमें रखा गया प्रोविज़न। तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 10% था। अगर हम बात करें 15th फाइनेंस कमीशन में तो ये था नहीं, ठीक है। टैक्स इफर्ट की बात करें तो टैक्स इफर्ट जो है इस बार 0 कर दिया गया, और पिछले साल जो था अगर फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 2.5% था। ये चेंज होगा, ये दोनों चेंज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टैक्स इफर्ट को पूरी तरह से हटा दिया गया। अगर बात करें फॉरेस्ट का तो ये जो है 10% था, पिछले साल भी ये 10% था। तो इस पिछले फाइनेंस कमीशन में भी 10% था, तो इसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ। एरिया की बात करें तो इस बार ये 10% है, पिछले बार में यह 15% था, ठीक है। उसका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बार यह 10% है, पिछले बार यह 12.5% था। तो ये सब जो चेंजेज है, देखिए कुछ जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसको अगर ध्यान में रखिएगा तो आपका 2 चीज़ में चेंजेज है। इनकम डिस्टेंस 42.5% हो गया 45% से, पॉपुलेशन 15% से 15.5% हो गया, बाकी जितने भी वो 10% है, चारों जो क्राइटेरिया है सब 10% है। 15th फाइनेंस कमीशन में ये 45% हो गया इनकम, पॉपुलेशन 15, डेमोग्राफिक 12.5, एरिया 15, फॉरेस्ट जो है आपका 10, टैक्स इफर्ट जो है 2.5, कंट्रीब्यूशन और जीडीपी क्राइटेरिया उस वक्त नहीं था। तो ये जो है ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो ये इस बार के एग्ज़ाम में 72nd बीपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको जो है इससे फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसे हम बात करें ग्रांट इन एड, जो ग्रांट सरकार देती है केंद्र सरकार, उसका भी जो रिकमेंडेशन है
वो किया गया था, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए हो या लोकल बॉडीज़ के लिए हो, तो ग्रांट दिया जाता है केंद्र सरकार के तहत। तो इसका रिकमेंडेशन किया गया था, ये अमाउंट याद रखें, 9.47 लाख करोड़। तो ये बस याद रखिएगा, 9.47 लाख करोड़, ठीक है। तो ग्रांट इन ऐड हो गया। अब है कि अगर इसी में देखें कि बिहार को कितना मिला है, जो है बिहार का अगर बात करें, ठीक है, बिहार को 15th फाइनेंस कमीशन में 10.06% मिला था, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन में 10.0। अगर हम 16th की बात करें तो 16th फाइनेंस कमीशन बिहार को मिला 9.95%। तो बिहार का जो शेयर है जो सेंटर से मिलता है फाइनेंस कमीशन में, वो जो है कम गया, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जितने भी चीज़ है। आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक, वो है आपका नीति आयोग, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं नीति आयोग। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस तरह का बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर स्टैट्यूटरी है। तो यह एक ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है और स्टैट्यूटरी भी बॉडी नहीं है, मतलब ना संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक है, ना मतलब संविधान में कहीं जिक्र है और ना ही किसी एक्ट के तहत जो है ये बॉडी का मतलब इस्टेब्लिश किया गया। यह अगर बॉडी है तो ये कैसा है, यह एक एडवाइजरी बॉडी है। ये एडवाइजरी बॉडी है। इसे कहा क्या जाता है, तो इसे जो है गवर्नमेंट का थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक टैंक कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके एस्टेब्लिशमेंट को लेकर बात करते हैं। एस्टेब्लिश कब हुआ, तो इसकी स्थापना किया गया 1 जनवरी 2025 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को इस स्थापना की गई। यह रिप्लेस किसको किया, तो ये रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को यह जो है नीति आयोग रिप्लेस किया था। प्लानिंग कमीशन 1951 में एस्टेब्लिश हुआ था। उनका काम था हर 5 साल के लिए जो है अपना एक टारगेट देना, और टारगेट को सरकार जो है अचीव मतलब कि टारगेट बनाते थे उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में हमने डिटेल में इसी यूट्यूब चैनल पे हमने वीडियो बना रखा है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इसके चेयरपर्सन, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो चेयरपर्सन एक्स ऑफिसियो अगर बात करें तो एक्स ऑफिसियो जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। अगर हम वाइस चेयरपर्सन की बात करें, वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो ये बाय प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो अभी हमारे चेयरपर्सन कौन है, नरेंद्र मोदी, और ये अपॉइंटमेंट जो है नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाता है। अब बात करें कि अगर हम इससे पहले प्लानिंग कमीशन था ही, तो उसके बाद इसको बनाने के पीछे कुछ तो ऑब्जेक्टिव सरकार का होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं
कि ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव जो है, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं कि कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, मतलब सरकार और जो स्टेट के बीच में, केंद्र सरकार और स्टेट के बीच में जो फेडरलिज्म है उसको एक तरह से मेंटेन रखना, ठीक है। जो है पॉलिसी का प्लानिंग करना, पॉलिसी प्लानिंग ये हो गया। उसके बाद जो है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट का फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है उसको भी जो है ये मतलब क्या करते हैं, रिकमेंड जो है थिंकिंग टैंक नीति आयोग द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कि नीति आयोग जो द्वारा जो है क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है। अगर हम बात करें कि नीति आयोग द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है तो हम हर इनिशिएटिव को एक बार देख लेते हैं। इनिशिएटिव क्या इनिशिएटिव लिया है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत 112 डिस्ट्रिक्ट को जो है सिलेक्ट किया गया था नीति आयोग द्वारा। इसमें डिस्ट्रिक्ट को जो है मतलब डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है। तो ये जब सक्सेस हो गया तो बनाया नीति आयोग द्वारा लाया गया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम नीति आयोग का ही है। अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का है। फिर अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब ये हो गया। उसके बाद है कि एसडीजी जो इंडिया का इंडेक्स है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स हो गया। फिर आपका फिजल हेल्थ इंडेक्स, सरकार का फिजल हेल्थ कैसा है उसके बारे में जो है ये इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है, ये नीति आयोग के द्वारा लिया गया है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। ये करंट में ये सब चीज़ें आपको काफ़ी न्यूज़ में देखने को मिलेंगे। अगर हम करंट अफेयर की बात करें कि इससे रिलेटेड जो है मतलब क्या क्या है, तो हम फिजल हेल्थ इंडेक्स को अगर देखें कि ये जो कौन मतलब कि इसमें कौन जो है स्टेट आगे है, कौन स्टेट जो है किसका हेल्थ कैसा है, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, इनिशिएटिव ये याद रखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसमें 112 डिस्ट्रिक्ट को जो है इसमें सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में न्यूज़ क्यों है, क्योंकि अभी कई सारा मतलब कि अभी स्टेट का इलेक्शन हुआ है, रिसेंट में लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उसके बाद जो है बिहार में भी इलेक्शन हुए हैं। ऊपर से जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी कई सारे मैटर की वजह से जो है न्यूज़ में रहे हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हो गया। तो इसको देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अब हमारे क्या किस तरह की बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे कौन से संविधान के किस आर्टिकल के तहत ये हम मेंशन है, तो हमारे संविधान में जैसे आर्टिकल है 324 टू 329, यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मेंशन है। अगर हम बात करें ये कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 15, एक सेकेंड इलेक्शन कमीशन जो है ये हमारा पार्ट जो है 15 में नहीं है, ये पार्ट जो है आर्टिकल 324 से 329 पार्ट जो है 15 है आपका एक्स भी। हम बात करें फाइनेंस कमीशन, तो इसमें हमने जो है बता दिया है फाइनेंस कमीशन के जो है ये 16 नहीं होगा इसमें, क्योंकि 16 से ये तो उससे पहले आ जाता है ना। ये जो पार्ट है ये 12 में है, इसी वजह से कन्फ्यूजन यहाँ पे हो गया, ठीक है। पार्ट 12 में मेंशन है। अब हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश कब हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो एस्टेब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अब यह 25 जनवरी को इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, हर साल नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है, तो 2011 से, ठीक है। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने देखा 324 से 329, तो आर्टिकल 324 देखते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। इसमें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है कि इनका क्या काम है। ये मतलब कि इलेक्शन कराने में कंट्रोल करना, डायरेक्शन देना, सुपरिटेंडेंट उसके मतलब नज़र रखना, ये सब जो काम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, और ये 324 में मेंशन है। अगर हम बात करें 325 की, तो इसमें जो है इलेक्टोरल रोल के बारे में है। इलेक्टोरल रोल जो वोटर लिस्ट होते हैं उसके बारे में, वो भी प्रिपेयर करने का काम किन का है, तो वो भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें भेदभाव जो है बिना किसी भेदभाव का यह इलेक्टोरल रोल डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव को जो है यह रोल प्रिपेयर कराया जाता है। उसके बाद एक आर्टिकल बात करें, आर्टिकल 326, ये जो है इसमें बताता है कि इलेक्शन जो होगा उसका ग्राउंड क्या होगा, बेस क्या होगा। तो इलेक्शन जो होगा वो होगा यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, ठीक है। इसके बेस पे जो है इलेक्शन होगा। इसका ईयर कितना है वोटिंग का, मतलब ये वोट करने का है बारे में है। इसमें अगर वोटिंग एज की बात करें तो वोटिंग एज अभी कितना है, यह 18 साल है, ठीक है। पहले कितना था, तो ये 21 ईयर्स था। यह जो है 21 से 18 कब हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 61st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1988, वहाँ से जो है 21 से जो है 18 हो गया।
तो ये जो आप अमेंडमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा 61 से हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल का जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल था उसके बारे में। अब हम देखते हैं कंपोजिशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो कंपोजिशन है उसके बारे में। ठीक है, तो कंपोजिशन कौन होंगे, तो एक सीईसी होते हैं, सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और प्लस 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक सीईसी और 2 इलेक्शन कमिश्नर, मतलब टोटल कितने मेंबर बॉडी होते हैं, तो 3 मेंबर बॉडी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट जो है इनकी कौन करता है, अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब जो है अगर अपॉइंटमेंट ये हुआ है तो कितने टर्म के लिए होगा, तो टर्म जो है याद रखिएगा 6/65, या तो 6 साल या फिर मैक्सिमम 65 साल तक। ठीक है, अब देखिए इसमें ना आया था एक NJAC करके, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिवोक मतलब कि रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें जो है जुडिशियरी को इंडिपेंडेंसी बता के कि जुडिशियरी जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का पार्ट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो जो है एग्जीक्यूटिव का उसमें रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें इसके जो अपॉइंटमेंट है, उस अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन होते हैं, जैसे नाम तो रिकमेंड कोई कमेटी देगा, तो इसमें जो होंगे अपॉइंटमेंट कमेटी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया था, मतलब रिकमेंड किया गया था कि एक PM होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो है पार्लियामेंट मतलब सरकार जो है को ये पसंद नहीं आया, वो जो है इसको बदल के कर दिया प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसको अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंटेड बाय प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो इससे रिकमेंड क्या हुआ था, तो रिकमेंड हुआ था PM, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसको जो है ये पार्लियामेंट द्वारा इसको खारिज कर दिया गया। अब बात करते हैं कि अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं, तो अभी एट प्रेजेंट CEC कौन है, तभी एट प्रेजेंट जो CEC है वो है ज्ञानेश कुमार। कितने नंबर के हैं, तो 26 नंबर के। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनको रिमूवल का ग्राउंड क्या होगा, रिमूवल के बारे में अगर देखें तो CEC का देखते हैं कि जैसे इनको हटाने का कैसे होगा, लाइक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे जिस ग्राउंड पे हटाया जाता है, जिस तरीके से हटाया जाता है, उसी तरीके से जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता है। अब कैसे हटाता कौन है, मतलब कि किस तरह से हटाया, उसका ग्राउंड क्या है, या तो होगा इनकैपेसिटेंस पे या फिर मिसबिहेवियर पे हटाया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे हटते हैं, तो स्पेशल मेजोरिटी से वो हटते हैं। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग और हाफ ऑफ द मेंबरशिप हाउस का होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमिश्नर को कौन रिमूव करता है, तो इनको रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट द्वारा जो है इनको रिमूव किया जाता है, किसके रिकमेंडेशन से, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CEC, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो रिकमेंडेशन होगा उसके बेस पे जो है प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या होता है। अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, अगर फंक्शन की बात करें तो क्या होते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। फंक्शन,
इनका काम है इलेक्शन कंडक्ट करना ना। अब ये इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे तो किनका किनका इलेक्शन कराएंगे, तो ये कराएंगे लोकसभा, एमपी, उसके बाद है राज्यसभा का इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली होगा, एमएलए उनका कराएंगे, स्टेट इतना जो है, एक सेकेंड, डायरेक्ट यह पहले आते हैं प्रेसिडेंट, जो सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराएंगे, फिर है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर लोकसभा का, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन ये कंडक्ट कराएंगे। उसके बाद इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल, ठीक है। उसके बाद है ये लागू करेंगे इनफोर्स, एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो एमसीसी होता है। ये एमसीसी कब से लागू होता है, जिस दिन इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है उसी दिन से एमसीसी लागू हो जाता है, ठीक है। बाई इलेक्शन भी होता है जब कराना होता है, ठीक है। ये जो है एक इनके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, स्वीप प्रोग्राम, किसके द्वारा, तो बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्यों चलाया गया था, फॉर अवेयरनेस, अवेयरनेस के लिए, मतलब अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए चलाया गया था। अब है कि ये जो है इनका और भी काम है, जैसे कि नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन करना, उनका पार्टी का सिंबल देना, ठीक है। ये सब भी जो है इनके काम है। अभी जो है एसआईआर एक बिहार में हुआ है, एसआईआर, ये क्या है, फुल फॉर्म स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। ये भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कराया गया है, बाय ECI। एसआईआर क्या है, एसआईआर जो है जैसे कि अपडेट करना, इलेक्टोरल वोट को अपडेट, इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल को जो है अपडेट करना। अब अपडेट कैसे करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई किसी के डेथ हो गए तो उनको हटाना, कोई इलीगल कोई है उनको हटाना, डुप्लीकेसी को हटाना, मतलब कि वोटर जो भी है डुप्लीकेसी, मतलब कि एक के पास दो वोटर आई कार्ड ना हो। उसके बाद जो है कोई नया है, नया जिनका एलिजिबल हुए, न्यू एलिजिबल उनको जो है ऐड करना। इस तरह से जो है न्यू इंटेंसिव रिवीजन का यह पर्पस था, ठीक है। तो एक तरह से इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना जो है पर्पस था। ये हो गया आपका। जैसे बात करते हैं, अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, क्या जो हमारा जो टायर है, हमारा जो मतलब कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, यहाँ का गवर्नमेंट 3 टायर है, ठीक है। एक जो है थर्ड टायर कौन है, लोकल गवर्नमेंट, कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, 73rd, मतलब कि जो 73rd और 74th 1992। एक में आया था पंचायती राज, और एक है म्यूनिसपैलिटीज,
ठीक है। तो ये आया था, इनके तहत जो है पार्ट 9 ऐड हुआ था पंचायती राज में, और इसके जो है म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए 9A ऐड हुआ था। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से और 74 से यह हुआ था। अब है कि पंचायत लेवल पर अगर वोटिंग कराना हो तो पंचायत लेवल पर वोटिंग कैसे होगा? जैसे कि पंचायती राज में ग्राम रूरल एरिया में कराना हो तो पंचायत का कराना हो, अर्बन में अर्बन लोकल बॉडीज़ का कराना हो, तो क्या ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है इलेक्शन कराना, कंडक्ट कराना? तो नहीं, इसका जो इलेक्शन होगा ये याद रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन है तो कहीं तो ये जिक्र होगा। तो पंचायती राज के लिए जो है पंचायत के लिए जो है 243K में है आर्टिकल में। वही अगर म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें 243ZA में यह मेंशन है। वोटिंग एज के बारे में हमें ऑलरेडी बताया, 21 से 18 हो गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, ये सारे डिटेल हमने कवर किया। अगला हम टॉपिक देखते हैं, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है, लेटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन से जो है चेंजेस किए गए हैं, जैसे नंबर ऑफ जजेस बढ़ाए गए हैं, तो इस सब के बारे में अभी हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है कि यह माना जाता है हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है, और कोई भी कानून को चेक करने का जो पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है या नहीं, वो चेक्स एंड बैलेंसेज का जो काम है, लॉ को पे जो चेक्स एंड बैलेंसेज होता है एंड बैलेंसेज किसके द्वारा किया जाता है? वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। कौन से पार्ट में है? तो ये एग्जीक्यूटिव का, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो पार्ट 5 में मेंशन है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 124 से 147 तक है। ठीक है, अब इसमें जो है ना बहुत कुछ आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंट है, उस आर्टिकल को हम देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल हो गया आपका 124, इसमें क्या है ना कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया। ठीक है, उसके बाद है कि 126, अगर 126 की बात करें तो इसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। उसके बाद इसके जस्ट आगे है जो 127, इसमें जो एडहॉक जज की बात की गई है, एडहॉक जजेज। अब एडहॉक जज क्या है? कुछ पर्पस के लिए जो है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जज की अपॉइंटमेंट की जाती है, तो उसको हम एडहॉक जज कहते हैं। उसका एक इम्पोर्टेंट है इसमें 129 क्या है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो है एज अ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, मतलब सॉरी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब कि एक्ट करता है। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब कि अगर कोई जजमेंट आया है, ठीक है, अगर कोई जजमेंट पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उसको जो है फर्दर यूज किया जाएगा कि अगले रेफरेंस में, फर्दर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर रेफरेंस। ठीक है, फर्दर जो है वो यूज किया जाएगा उस, अगर कोई जजमेंट दिया जा रहा है तो इसका जो है सुप्रीम कोर्ट के जो प्रीवियस जजमेंट है उसको जो है कंसीडर किया जाएगा। तो इसके बारे में है 129 में। अगर 131 की बात करें
तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है। उसके बाद 132 या आपका अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, ये हो गया। अगर रिव्यू पावर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ना रिव्यू पावर है, जैसे वो अपना जजमेंट को खुद से रिव्यू कर सकते हैं, इसके बारे में जो है 137 में मेंशन है रिव्यू पावर। ठीक है, एक है आर्टिकल की 141 जो है, इसमें बताया जाता है कि जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो सारे कोर्ट पे बाइंडिंग है। मतलब कि बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो क्या है, बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। सारे कोर्ट्स पे जो है वो बाइंडिंग है, मतलब सभी कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। 142 में कंप्लीट जस्टिस का कंसेप्ट जो है 142 में है। वहीं पे 143 में एडवाइजरी ओपिनियन, जो कि एडवाइजरी ओपिनियन के बारे में है। कौन सीक करता है, सीक्ड बाय, मतलब किसके द्वारा मांगा जाता है, तो ये प्रेसिडेंट द्वारा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए ओपिनियन मांगा जाता है तो एडवाइजरी ओपिनियन होता है। क्या बाइंडिंग होता है, तो ये नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, ये सब है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, आर्टिकल जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। अब हम कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो एक CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो है प्लस अदर जजेज होते हैं। ठीक है, अब है कि जजेस की अपॉइंटमेंट कौन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो आर्टिकल 124 में बताया गया है कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है किसके द्वारा होगा, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब है लेटेस्ट में ये न्यूज़ में क्यों रहा है। ठीक है, तो मैं पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या जो थी वो 34 थी। हम बात कर रहे हैं कि मई 2026 में एक डेवलपमेंट किया गया। इसमें क्या किया, डेवलपमेंट के तहत एक अमेंडमेंट बिल पास किया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट एक्ट, यह पास किया गया। ठीक है, इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या के बढ़ा दी गई। पहले कितना था ये याद रखिएगा, शायद मतलब क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस में ऐसे बन सकते हैं कि पहले कितना थे, तो पहले एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे प्लस 33 जो है वो आपके जजेस थे। तो टोटल कितने थे, 34 मेंबर थे। अब क्या कर दिया गया, नाउ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्लस 37 जो है जजेस की, जो है 4 जजेस की संख्या बढ़ा दी गई है। टोटल हो गए हैं 38। अब ये ऐसा क्यों, क्या ऐसा करने के पीछे रीज़न है कि इतने सारे जो है केस पेंडिंग है, उसकी वजह से जजेस की संख्या को बढ़ाया गया है। ठीक है, अब ये टाइम टू टाइम जो है जजेस की संख्या जो है वो बढ़ते रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे पहले अगर स्टार्टिंग की बात करें सैंक्शन स्ट्रेंथ, तो 1950 में 7 जजेस, मतलब कि जजेस थे सुप्रीम और एक चीफ जस्टिस। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते टाइम टू टाइम जैसे ज़रूरत पड़ा, नीड के अकॉर्डिंग जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, अब है कि अगर अभी की बात करें कि अभी एट प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये अभी हैं जस्टिस सूर्यकांत। कितने नंबर के हैं, तो 53
थर्ड नंबर के हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आपसे हो सकता है कि आपसे पूछ ले। और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या टोटल जजेस में, मतलब कि अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सैंक्शन स्ट्रेंथ जो हो गई है वो 38 हो गई, 34 से बढ़ा के 4 जो है जजेस की संख्या बढ़ाई गई है। ठीक है, तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा गवर्नर। अब जो है इसी को हम यहीं पे इरेज कर देते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग ने अपने इन पे जो भी अगर नोट बनाए होंगे तो अपने इन पे बना लिए होंगे। अब हम देखेंगे गवर्नर के बारे में देखेंगे। गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल जो बैकग्राउंड है वो क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, और कौन से आर्टिकल के अंदर जो है वो मेंशनड है। ठीक है, करंट में गवर्नर से रिलेटेड क्या क्या जो है रहा है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट है, उन सब के बारे में अभी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गवर्नर के बारे में। गवर्नर क्या है, ये भी क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो बिल्कुल ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनको जो है किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, अब है कि ये जो है एक तरह से जैसे प्रेसिडेंट जो है सेंटर यूनियन लेवल पे जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, सेम जो है ये स्टेट लेवल पे जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। स्टेट लेवल पे। ठीक है, कहाँ पे मेंशन है, तो पार्ट 6 में मेंशन है, जहाँ पे स्टेट के बारे में बताया गया है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है 153 से 162 में मेंशन किया गया है। अब जो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 153 में जो है क्या बताया गया तो कि देर से मतलब कि हर एक स्टेट का जो है एक गवर्नर होगा। 153 में। ठीक है, 154 में जो है इनके एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है गवर्नर का क्या होता है। अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर का कौन करता है उसके बारे में है 55 में। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर किसके द्वारा किया जाता है, एक प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। कितने पीरियड तक, तो ये जो इनका पीरियड स्पेसिफाई नहीं होता है, यह जो है प्लीजर ऑफ जो है प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, इनका टेन्योर। उसके बाद है इनका टर्म यूजुअली जो है 5 ईयर्स होते हैं, बट माना जाता है यूजुअली 5 ईयर्स है, लेकिन मेंशन नहीं है, वो प्रेसिडेंट के प्लीजर पे है। ठीक है, जब तक वो चाहें, जब चाहेंगे वो हटा देंगे। उसके बाद है कि इनका पार्डनिंग पावर के बारे में है कि जैसे कि 161 जो आर्टिकल है उसमें जो है पार्डनिंग पावर में है। इनके जो माफ़ करने की जो पावर है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है एक इम्पोर्टेंट है 163 और 164, ये जो है इम्पोर्टेंट है। 163 में क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे स्टेट के, ठीक है, वो क्या करेंगे, गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेंगे, मतलब सलाह देंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे स्टेट के वो गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेंगे। और 164 में बताया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स
ठीक है। अब चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट का जैसे कोई भी पार्टी अगर मेजोरिटी में है तो उसके जो लीडर होंगे उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर द्वारा किया जाएगा, और बाकी मंत्री के जो अपॉइंटमेंट है वो चीफ मिनिस्टर के जो है एडवाइस पे गवर्नर द्वारा किया जाएगा। इनके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इनके पास पावर क्या क्या है, तो कुछ पावर जो है जैसे कि अभी रिसेंट में एक न्यूज़ में भी रहा है, जैसे तमिलनाडु का गवर्नर और वहाँ के जो गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच में इशू हो गया था कि गवर्नमेंट जो वहाँ के तमिलनाडु के गवर्नमेंट है उनका कहना था कि जो है हाउस से जो है बिल पास हो गए हैं, मतलब असेंबली से, और वो जो है गवर्नर जो है वो ना उस पर असेंट कर रहे हैं, ना डिसेंट कर रहे हैं, ना वापस कर रहे हैं, ना ही कुछ उस पर एक्शन ले रहे हैं। तो ये चक्कर के लेके जो है गवर्नमेंट का असेंट जो है स्टेट बिल पे ये काफ़ी जो है एक मतलब विवादित अभी हो गया था, ठीक है। तो ये जो है अगर असेंट की बात करें तो एक आर्टिकल है, इसको भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 200, ये जो है गवर्नर्स असेंट पे है। गवर्नर्स असेंट टू स्टेट बिल्स, ठीक है। या उसके बाद एक 201 है, ये भी जो है गवर्नमेंट के असेंट पे है। गवर्नमेंट का जो है एसेंट से रिलेटेड है, तो ये दोनों जो है गवर्नमेंट के एसेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके गवर्नर के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वाइस प्रेसिडेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ साहब, वो जो अपना हेल्थ रीजन को बता के जो है वो अपना रिटायर मतलब अपने आप को रेजिग्नेशन दे दिए। और इससे रिलेटेड जो है हमने ऑलरेडी कल के जो है करंट अफेयर का जो हमने वीडियो कराया है उसमें हमने ऑलरेडी ये करा रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में भी जो है हम करा रखे हैं। अब है PLI का 2.0 वर्जन, ठीक है। PLI क्या है का 2.0 वर्जन, मतलब ऑलरेडी PLI 1 आ चुका है। इसका नाम क्या है, इसको देखते हैं। PLI 2.0 ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 2.0, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 2.0। अब जो है ये स्कीम है क्या, इसके स्कीम का जो है बनाने का पर्पस क्या था, तो पहले हम इसका बैकग्राउंड को देखते हैं कि इससे पहले जो PLI 1 आया था, PLI ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 2020 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका ऑब्जेक्टिव था बूस्ट डोमेस्टिक मतलब घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि एक तरह से मेक इन इंडिया को जो इस था उसको मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे करेंगे तो हमारा इंपोर्ट कमेगा, तो रिड्यूस इंपोर्ट, ठीक है। उसके बाद जॉब क्रिएशन, फिर है हमारा एक्सपोर्ट को बढ़ाना, एक्सपोर्ट इनहेंस करना, एक्सपोर्ट इनहेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अगर जब हम बात करते हैं कि PLI 1 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 1.0 जो 2020 में लाया गया था, इसका जो है कितने सेक्टर इसमें थे, तो इसमें 14 सेक्टर को इंक्लूड किया गया था, 14 सेक्टर को टारगेट किया गया था। टोटल बजट कितना था उस वक्त, तो इसके लिए जो बजट रखा गया था ओरिजिनल PLI में, तो 1.97 लाख करोड़
जो है बजट रखा गया था। ठीक है, अब है कि हमें PLI 2.0 की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब क्योंकि ऑलरेडी जब PLI 1 था तो PLI 2 की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो PLI 2 की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें जो है इंडिया का जो शेयर है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाने के लिए जो है इसकी ज़रूरत पड़ी। तो नीड फॉर PLI 2.0, इससे जो है स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन पूछ सकता है। दो PLI 1 को और PLI 2 को जो है वो मतलब क्या करते हैं, कंपेयर करके पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है पहला जो फोकस है इसमें किया गया था कि इंडिया का इंक्रीज इंडियाज शेयर इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो है इंडिया का शेयर को और बढ़ाना। दूसरा, मोबाइल एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, मतलब मोबाइल का जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करना। ठीक है, पीरियड कब से कब है PLI 2 का, तो PLI 2 का जो पीरियड है ये 2026 से 2031 तक है। 2026 से 2031। आउटले की बात करें, कैपिटल आउटले कितने बजट का प्रावधान रखा गया है, तो रखा गया है 46,000 करोड़ का। ठीक है, 46,000 करोड़ का जो है बजट रखा गया है। एक्सपोर्ट और लोकल वैल्यू एडिशन पे जो है इंसेंटिव दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जो है सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें इसका टारगेट क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर ये स्कीम को लाया गया तो इसका टारगेट होगा कुछ, तो टारगेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो ग्लोबल मोबाइल प्रोडक्शन है, ग्लोबल मोबाइल प्रोडक्शन मतलब ग्लोबली तौर पे जो हमारा मोबाइल का प्रोडक्शन है उसको जो है अभी एट प्रेजेंट कितना है 15% से उसको इंक्रीज करना है। मतलब कि इसका टारगेट कितना है 15% से इसको इंक्रीज कितना करना है 30 to 35%। कब तक, बाई फाइनेंशियल ईयर 2031। मतलब 2031 तक जो है हमारा मोबाइल प्रोडक्शन जो है ग्लोबली तौर पे कितना होना चाहिए शेयर, 15% से बढ़ा के उसको 30 से 35% करने का टारगेट है। ठीक है, हमारा जो है एनुअल मोबाइल प्रोडक्शन को जो है वो कितना बढ़ाना है, तो एनुअल मोबाइल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसको बढ़ाना है 130 बिलियन। ठीक है, 130 बिलियन US डॉलर, USD, एक सेकेंड, USD। ठीक है, वहीं पे एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट को भी टारगेट किया गया है। एक्सपोर्ट का टारगेट जो है वो 55 से 70 बिलियन USD है। ठीक है, अब है जो हमारा PLI स्कीम था उस वो क्या हमारा उसका अचीवमेंट क्या क्या था, तो वो जो है लगभग दिसंबर 2025 तक अगर बात करें, मतलब कि 2025 तक बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है लगभग 2.25 लाख करोड़, लगभग 2.16 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था। ये जो प्रोडक्शन और सेल्स था वो लगभग 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का था। और एम्प्लॉयमेंट लगभग 14.5 लाख का था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट था। ठीक है, तो ये हो गया। 2020 में PLI आया था, जो है 2026 में PLI 2 आया। पहला में जो फोकस था वो मैन्युफैक्चरिंग पे था, दूसरा में फोकस जो है एक्सपोर्ट और वैल्यू एडिशन पे है। PLI में जो है 14 सेक्टर पे था, जो PLI 2 है वो आपका मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा एम्फेसिस किया। ठीक है, PLI का जो है अगर 1 की बात करें तो इम्पोर्ट्स को रिड्यूस करना था, इसमें जो एक्सपोर्ट का शेयर को और जो है डीपर करना, मतलब कि और ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाना। ये एक एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग एक स्कीम है
ठीक है, जो कि प्राइमरी फोकस किस सेक्टर को करेगा, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है यह फोकस करेगा। तो ये हो गया आपका PLI 2.0। हम बात करते हैं, अब है मुद्रा योजना। अब मुद्रा योजना क्या है, अब मुद्रा योजना से जुड़े क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं रिसेंट चेंज में, जैसे कि तरुण का जो है लोन अमाउंट, शिशु का लोन अमाउंट, ये सब में एक बदलाव किया गया है, नया एक कैटेगरी ऐड किया गया है। तो उसके रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके थे, इसको भी थोड़ा हम देखते हैं कि मुद्रा स्कीम। MUDRA, मुद्रा। देखिए ये शॉर्ट फॉर्म है, अगर हम इसको बात करें फुल फॉर्म की, तो पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, यह जो है मुद्रा का फुल फॉर्म है। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी, अगर हम बात करें, स्टेब्लिश्ड स्टार्टेड स्टार्टेड कब स्टार्ट किया गया था, तो 8 अप्रैल 2015, ईयर जरूर याद रखिएगा, 2015 जो है मुद्रा स्कीम को लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव, मुद्रा स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो जो है एक तरह से इसको कहा जाता है कि फंडिंग द अनफंडेड, मतलब अगर बात करें कंसेप्ट की, फंडिंग द अनफंडेड, मतलब कि जिनको फंड नहीं है उनको फंड देना, मतलब कि छोटे छोटे उद्यमी है, छोटे छोटे जो सेक्टर है उसको जो है, मतलब कि बिना कोलेट्रल फ्री, मतलब कि अगर हम बात करें कि कोलेट्रल कोलेट्रल फ्री लोन, किसको, टू स्मॉल जो है एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, छोटे छोटे जो उद्यमी हैं उनको जो है कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करना। अब क्या है कि ये तो हो गया। कोलेट्रल फ्री क्या होता है, मतलब कि बिना किसी के, जैसे होता है ना कि आप कुछ गिरवी रखते हैं तब जाके आपको कुछ लोन दिया जाता है, इसमें उस तरह का नहीं है। अब है लेटेस्ट में इसमें जो है बदलाव किया गया था, जो हालिया, पहले क्या था ना कि शिशु था एक कैटेगरी, एक किशोर था, एक तरुण था। अब जो है इसमें बदलाव किया गया है कि इसमें एक और से कैटेगरी को ऐड किया गया है, उसका नाम है तरुण प्लस, ठीक है। तो कैटेगरी जो है लोन कैटेगरी, तो बात करते हैं, पहला है शिशु, इनको दिया जाता है अप टू 50,000, ठीक है। दूसरा है किशोर, इनको जो है 50,000 1 से लेके 5 लाख तक। अगर हम तरुण की बात करें, 5 लाख टू 10 लाख। अगर हम तरुण प्लस की बात करें, तो 10 लाख टू 20 लाख।
तो मैक्सिमम जो इसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा, मैक्सिमम लोन वो आपका कितना हुआ, वो हमारा हुआ 20 लाख तक का जो लोन है वो इस मुद्रा स्कीम के तहत जो है क्या था, प्रोवाइड किया जाएगा जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको। ठीक है, इसमें कोई कोलेटरल है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसमें माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को जो है इसमें टारगेट किया गया है, किस जो है जिनके पास फंड की कमी है उनको फंड देना, कोलेटरल फ्री फंड देना। ठीक है, अब देखते हैं अगला बिहार इलेक्शन 2025 जो हुआ है, उसमें देखते हैं कि उसका जो जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कौन कितनी सीटें थी, कितनी सीटें किस पार्टी को मिले हैं, तो उसको देखेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट जो इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें होंगे बिहार इलेक्शन से जो हुआ है, तो उसको भी इसमें समझने का कोशिश करेंगे। तो इसको हटाते हैं। बिहार इलेक्शन, बिहार इलेक्शन 2025 कब कितने सीट है बिहार में अगर पूछा जाए, तो बिहार का जो टोटल सीट्स हैं वो कितना है, 243। ठीक है, इलेक्शन डेट की अगर बात करें, इलेक्शन डेट था 6 नवंबर एंड 11 नवंबर, 2 फेज में हुआ था। ठीक है, पहला फेज में हुआ था 122 और दूसरा फेज में 121। ठीक है, अगर हम काउंटिंग डेट की बात करें, रिजल्ट की, तो रिजल्ट हमारा मतलब रिजल्ट की बात करें तो 14 नवंबर को जो है, 14 नवंबर 2025 को बिहार इलेक्शन 2025 का रिजल्ट घोषित किया गया था। रिजल्ट का अगर समरी देखा जाए तो एनडीए को जो है 202 सीट मिले थे, महागठबंधन इनको जो है 35 सीट्स मिले थे। ठीक है, अगर हम एनडीए की बात करें तो मेजोरिटी में है बीजेपी जिनको 89 सीट्स मिले थे। अगर हम जदयू की बात करें तो 85। ठीक है, और रामविलास के जो पार्टी उनके बेटे हैं एलजेपी, उनको 19 मिले थे। ठीक है, यहीं पे अगर बात करें कि जो है एनडीए ने यहाँ पे मतलब मेजोरिटी से जीता था, मेजोरिटी कितना चाहिए था, तो मेजोरिटी चाहिए था 122। ठीक है, अभी जो है एट प्रेजेंट अभी अगर जब जिस समय इलेक्शन घोषित हुआ तो उस समय हमारे सीएम थे नीतीश कुमार, जिन्होंने मतलब अपना सबसे ज़्यादा सीएम बनने का जो है अपना नाम किया। फिर बाद में जो है सीएम से इन्होंने त्याग करके ये चले गए कहाँ पे, राज्यसभा के मेंबर बन गए। और एट प्रेजेंट जो सीएम है वो है सम्राट चौधरी। ठीक है, अब बात करें कि टोटल नंबर ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कितने होते हैं। जैसे कि एक अमेंडमेंट था 91st अमेंडमेंट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें बताया गया था कि जो टोटल मिनिस्टर होंगे, टोटल मिनिस्टर जो होंगे वो 50 मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो टोटल के जो सीट होंगे उसके 15% होंगे। ठीक है, 15% ऑफ टोटल सीट्स, इसमें इंक्लूडिंग सीएम या सेंटर और स्टेट दोनों के लिए है, मतलब स्टेट प्लस सेंटर बोथ दोनों के लिए जो है अप्लीकेबल है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी अगर बात करें तो बिहार में कितने भी मिनिस्टर होंगे, तो
बिहार में अगर 243 का अगर हम 15% निकालें, 15%, तो यह जो है 36 पॉइंट समथिंग आएगा। $36.45 के करीब में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कितने टोटल मिनिस्टर हैं, तो एक आपका सीएम है और 36 आपका मिनिस्टर होंगे बिहार के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गए कुछ इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें जो बिहार इलेक्शन के बारे में आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि ये सब जो, क्योंकि हो सकता है कि बिहार का एग्ज़ाम हो तो उससे रिलेटेड आपको पूछ सकता है। आगे हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के जो इम्पोर्टेंट फीचर हैं उसको समझेंगे। कब स्टार्ट हुआ, उसके दौरान क्या क्या चीज़ें हुआ, डेवलपमेंट कांग्रेस द्वारा क्या किया गया, ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट द्वारा क्या एक्शन लिया गया, तो इन सब के बारे में अभी क्विट इंडिया मूवमेंट में देखते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब यह था, तो ये घोषित कब हुआ, तो ये डेट याद रखिए 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, ये क्या था, ये सबसे जो है मतलब कि एक तरह से मास, बहुत ही मोस्ट पावरफुल मास मूवमेंट था जो कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में चलाया गया था, एक मास मूवमेंट। देखिए इस सेशन में हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर जब है मेंस के टाइम में जो है हम इसको डिस्क्रिप्टिव वे में हम करेंगे, मास मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, अब एक मतलब कि इनके लीडर कौन थे, मेन लीडर की अगर बात करें किनके द्वारा ये शुरू किया गया, तो इनके जो मेन लीडर थे वो है महात्मा गांधी। इन्होंने इसी के दौरान जो है इन्होंने स्लोगन दिया था, नारा किसका, करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अब इसका कारण क्या था, अगर हम बात करें कॉज, तो क्या था, क्रिप्स मिशन का फेलियर, क्रिप्स मिशन का फेलियर। उसके बाद इंडिया, मतलब एक तरह से इंडिया का जो डिससेटिस्फैक्शन था, मतलब कि जो विरोध था ब्रिटिश पॉलिसी के जो है, मतलब वर्ल्ड वार के दौरान जो है क्या कहते हैं, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू के दौरान जो है इंडियंस का डिससेटिस्फैक्शन था, वो भी जो है इसका कारण था। उसका जो है डिमांड था इंडिपेंडेंस का, डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये जो है इसका कारण था। इसमें गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, और एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट था। बहुत सारे जगह जो है लोगों ने जो है पैरेलल गवर्नमेंट जो है इसके मतलब कि कई सारे जगह जो है पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हो गए, अलग अलग पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म्ड, मतलब इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो है पैरेलल गवर्नमेंट, मतलब प्रति सरकार जो है अपना अपना जो है फॉर्म होने लगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स हुआ, तो 8 अगस्त को यह हुआ, 9 अगस्त को
जो है गांधी प्लस ऑलमोस्ट ऑल टॉप कांग्रेस जो लीडर थे उनको क्या कर लिया गया, उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, और कांग्रेस को जो है एक तरह से इलीगल कर दिया गया। पब्लिक मीटिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब कि प्रचार प्रसार को पूरी तरह से बैन लगा दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, फायरिंग, अरेस्ट, मतलब हर तरीके से जो है मूवमेंट को दबाने का उन्होंने कोशिश किया। अगर पैरेलल गवर्नमेंट बात करें तो जैसे सतारा में नाना पाटिल हैं, तामलुक में जो है ताम्रलिप्ता नेशनल गवर्नमेंट बन गया, बलिया में चिंटू पांडे जो है वो लीडर थे, उन्होंने कर दिया। तो ये एक काफ़ी जो है मतलब कि लार्ज मतलब मास मूवमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है एक काफ़ी बड़ा भी एक विद्रोह था। मतलब कि एक तरह से मतलब मूवमेंट था जो कि एक ब्रिटिश सरकार के जो भी पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट में था, इंडिया का इंडिपेंडेंस करने के सपोर्ट में था। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, तो महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सब जो है इम्पोर्टेंट लीडर हो गए। तो इसके बाद जो है धीरे धीरे इसमें, और गांधी जी का जो है इसमें नारा डू और डाई जो है काफ़ी इसमें फेमस था। ठीक है, आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन क्या है, कौन कौन से जो है मेंबर आए थे कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, और कैबिनेट मिशन का जो है क्या ऑब्जेक्टिव था उसके बारे में हम देखते हैं। कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में आया था। ठीक है, किसके द्वारा भेजा गया था, तो सेंट बाय ब्रिटिश कैबिनेट। ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा भेजा गया था 1946 में। किस लिए, पर्पस, तो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। जो यहाँ पे चीज़ें बदलाव हो, मतलब चीज़ें का डिमांड हो रहा था, उसका सॉल्यूशन के लिए भेजा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के लिए। इंडियन पॉलिटिकल जो डेडलॉक हो गए थे, और फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल डेडलॉक। और दूसरा है कि पावर ट्रांसफ़र के लिए भी कैसे किया जाए, पावर ट्रांसफ़र। ठीक है, कब अराइव हुए, तो ये जो अराइवल है, इनका अराइवल का डेट भी याद रखिएगा, हो सकता है कि डेट पूछ दे। तो अराइवल है आपका 24 मार्च 1946, जो है 24 मार्च 1946 को जो है भेजा गया। कौन थे उस समय के पीएम वहाँ पे, तो पीएम थे क्लीमेंट एटली। ये लेबर पार्टी से थे, काफ़ी लिबरल थे। तो इन्होंने जो है पावर ट्रांसफ़र करने के लिए इन्होंने यहाँ पे भेजा कैबिनेट मिशन। अब इसमें मेंबर कौन कौन थे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेंबर, इसमें 3 मेंबर थे। एक थे लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस पहला हो गया। दूसरा हो गया सर स्टैफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन इन्हीं के अंतर्गत जो है ये हेड किए थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और तीसरा है आपका A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें कि इसमें जो चेयरमैन थे कौन थे, चेयरमैन, तो ये मिशन के जो चेयरमैन थे ये थे आपका पेथिक लॉरेंस। ठीक है, पेथिक लॉरेंस जो है चेयरमैन थे। ऑब्जेक्टिव हमने बताया कि पीसफुली जो है इंडियन लीडर्स को जो है पावर ट्रांसफ़र करना, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की बात इसमें किया जाएगा। और इसका जो काम था, फॉर्म इंटीरिम गवर्नमेंट। इंटीरिम गवर्नमेंट, ठीक है।
एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट जो है एक्सेप्ट हो तो दोनों को मतलब कि जो डेडलॉक है, पॉलिटिकल डेडलॉक इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में, तो उसके जो है सॉल्यूशन को इसमें मतलब कि सॉल्यूशन निकाला जाए। जो की रिकमेंडेशन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रहेगी, ये सब जो है इसमें बात किया गया। तो इसमें जो मेन चीज़ जो था वो आपका ये मेंबर होता है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये डेट, ठीक है। हो सकता है क्रोनोलॉजी में पूछ दे कि कौन से जो किस डेट को आए थे, उससे पहले 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से पूछ दे क्रोनोलॉजी में, तो आपको याद रहना चाहिए कि यह जो है 1946 में आए थे, मतलब कैबिनेट मिशन इंडिया आया था। ये हो गया आपका सारे इम्पोर्टेंट जो आज का था हमने करा दिया। आप सेशन कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह के इसमें आपको अपना रिव्यू देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, ठीक है। हम उसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे। चलिए, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेस टू परीक्षा को। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।